नमस्ते। मैं अधिवक्ता सुनील कुमार बीपी लॉ से। मेरा जो शैक्षणिक योग्यता है वो ग्रेजुएशन इन लॉ ग्रेजुएट है। इसके अलावा कार्य करने के दौरान हमने कई प्रशिक्षण प्राप्त किए प्रबंधन संबंधी। तो हम जान पाए कि किस तरह से कंपनी चलती है और किस तरह से कार्य को किया जाता है। इसमें एक विषय है सामाजिक उद्यमिता, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो है किसी भी फील्ड के कार्य के लिए, किसी भी वैसे कार्य के लिए जहां हमें कुछ सर्विसेज सेल करना हो या प्रोडक्ट सेल करना हो, तो इसमें काफ़ी हेल्प मिलता है हम लोगों को सामाजिक उद्यमिता से। सामाजिक उद्यमिता का सिंपल आप एक चीज़ माने कि लोग हमें समाज में जाने, लोग हमारी अच्छाइयों को जाने और लोग हमारे द्वारा बेचे गए प्रोडक्ट या दिए गए सर्विस के बारे में जाने और वो प्रेफरेंशियल बेसिस पे हमें मौका दें। यही मोटा मोटी समझ लीजिए कि सार है सामाजिक उद्यमिता का। आप देखते होंगे कि कई व्यापारी गण जो हैं बहुत खुल के समाज सेवा करते हैं। खुद में जितनी क्षमता है उससे कहीं ज़्यादा सबके सहयोग से करते हैं। कोई आदमी भोजन खिला रहा होता है, कोई आदमी आप देखेंगे कि आँखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी कराते हैं, कुछ लोग जो हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। इन सब चीज़ों के साथ जो है लोग अपनी पहचान बनाते हैं। मैं इस शहर में 99 में आया। 99 आने के बाद सन 2000 से मैं लगभग समाज सेवा में जुड़ा, क्योंकि पूर्व में भी मैं जहाँ भी रहा हम समाज सेवा करते रहे। और हम रहने वाले हैं मुंगेर के। मुंगेर में भी हमारी एक बड़ी पहचान है। इसके बाद जो है हम छोटे समय के लिए मुजफ्फरपुर में रहे 4 वर्ष, तो वहाँ भी हमारी अच्छी पहचान रही। फिर भागलपुर आए, तो भागलपुर में भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग हर एक कोना में मुझे जानते हैं। अब देखिए, जान पहचान होने के कारण आपको फ़ायदा क्या मिलता है। एक तो 2-3 चीज़ों को आपको ध्यान देना रहता है कि आपकी पहचान बने लेकिन आप अच्छे रूप में जाने जाएं। सबसे पहली बात है, पहचान तो अपराधियों की भी होती है और अपराधी को लोग घृणा करते हैं, भले उनके जुबान के सामने, मुंह के सामने कुछ नहीं बोलते हैं, उनकी भी होता है। पहचान भ्रष्टाचारियों की भी होती है, बड़े पैसे वालों की भी होती है, लेकिन सेवा और समाधान के लिए जो लोग कार्य करते हैं उनके लिए लोगों के मन में जो रिस्पेक्ट है वो एक अलग तरह का होता है। भागलपुर शहर में कई ऐसे समाजसेवी हैं और जिनको हमने बारीकियों से परखा और बहुत नज़दीक से जाना, और कई ऐसे नाम हैं। इस मंच से अभी नाम नहीं ले रहा हूँ, नहीं तो किसी का छूट जाएगा तो फिर हमें शिकायत मिलेगी, लेकिन आपको भी दिखेगा। बहरहाल हम चाहते हैं कि ये सामाजिक उद्यमिता की जो कहानी है हम अधिवक्ताओं के चरित्र में फिट बैठ जाए। आप अधिवक्ता बनते हैं कब? जब आपके पास लॉ की डिग्री होती है। जब तक लॉ की डिग्री है और बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप अधिवक्ता नहीं है, वकील साहब हैं। तो ये वकील साहब और अधिवक्ता के बीच में आप छोटा सा फाइनल लाइन है कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपके हाथ में होता है। दूसरा चीज़ क्या है कि 2010 के बाद जो बच्चे पास आउट हैं उनके लिए एक टेस्ट है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जिसको उनको क्लियर करना रहता है। अभी वर्तमान में कई युवा साथी आते हैं तो मालूम पड़ता है कि उन्होंने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का पास आउट नहीं किया है और स्टिल वो कोर्ट में जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, साइन करते हैं, जो कि गलत है। अब इसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको हेल्प करें ताकि वो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को निकाल लें और जो प्रक्रिया है उसको पूरी करके आएँ। इसके अलावा एक बहुत बड़ा जो फासला होता है कि जो बच्चे शहर के बाहर से पढ़ के आए हैं, जिनके माता पिता में कोई आदमी या परिवार में कोई आदमी अधिवक्ता नहीं है, तो इन बच्चों को भी बहुत सारा गाइडलाइंस नहीं मिल पाता है। और हम इस बात पे चर्चा आज करेंगे कि हम किस प्रकार से प्रैक्टिस को जमा सकते हैं। पहली बात, क्रम देखिए कि पूरे देश में
जो प्रशिक्षण और शिक्षण का जो तरीका है लॉ से, ये एकदम अलग अलग है, काफ़ी वेरिएशन है। अगर आप किसी भी बिहार में हमें तो कोई ऐसा रिनाउंड लॉ कॉलेज सरकार का नहीं दिखा, नाम बड़े हैं लेकिन वहाँ पे ना पढ़ाई होती है प्रॉपर, ना वहाँ पे इंटर्नशिप होता है, ना मूट कोर्ट लगा कभी, इस तरह का आप देखेंगे। मतलब लॉ की पढ़ाई जो है एकदम अंतिम पायदान पे कराते हैं। अधिकांश लोग सिर्फ एग्जाम देने जाते हैं, ऐसा भी कई जगह है। इसी तरह जब आप बड़े शहर में जाएंगे, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ेंगे जहाँ पे लाखों रुपए लगते हैं, वहाँ पढ़ाई बहुत प्रॉपर होती है। अब दोनों के बीच में इतना गैप हो गया, ठीक, गैप होने के बाद नॉलेज में काफ़ी अंतर हो गया। अब आपका जो माहौल है बैठने का, जो बार काउंसिल ने इस पे बहुत ज़्यादा प्रयास किया है कि कुछ माहौल सुधरे, लेकिन वर्तमान में सरकार के पास इसके लिए कोई भी नीति नहीं है कि जो अधिवक्ता आ रहे हैं वो कहाँ बैठेंगे। जैसे तैसे वो झोपड़ी में बना के बैठते हैं, जिसको जहाँ मौका लगता है वहाँ बैठते हैं। अब इतना गैप है, जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जो बच्चे आए हैं उनका एक रहन सहन लेवल सब चीज़ डिफरेंट हो जाता है, फिर वो झोपड़पट्टी में बैठना नहीं पसंद करते हैं या दिक्कतें आती हैं। वर्तमान में कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको मिलेगा जहाँ पे बिजली, पानी और बाथरूम की भी सुविधा नहीं है, लेकिन जहाँ हम हैं भागलपुर में जो है ये सुविधा जो है यहाँ की डीबीए और उनके पदाधिकारी ने उपलब्ध कराया है, और ये बहुत अच्छी बात है। बहरहाल हम लोग व्यवस्था पे चर्चा कम और कैसे प्रैक्टिस जमाएं इसकी चर्चा ज़्यादा करें। फिलहाल जो बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस से पढ़ के आए हैं, जिनको वहाँ पे पूरा सिस्टमेटिक चीज़ों को पढ़ाया गया, सही ढंग से बात पे चर्चा हुई, ग्रुप डिस्कशन हुआ, मूट कोर्ट हुआ। मूट कोर्ट में क्या रहता है, एक नाटक जैसा हो गया जहाँ पे जज साहब भी दिखते हैं और दोनों लॉयर भी दिखते हैं, मुजरिम भी दिखते हैं और डिस्कशन चलता है। जो चीज़ कोर्ट में करते हैं उसी को हम लोग इधर में प्राइवेटली जो है इन चीज़ों को किया जाता है क्लासरूम में और किसी तरह से ऑडिटोरियम, जो जहाँ सुविधा हो। हम लोगों का बीपी लॉ में जो है हम लोगों का एक रिसर्च सेंटर है, बीपी लॉ रिसर्च, जहाँ पे ये प्रयास होता है। मेरे पीठ के पीछे भी देख रहे होंगे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं चार्ट पेपर पे, या केस स्टडी चलता है। केस स्टडी के बाद ही जो है आपके अंदर एक कंसेप्ट होता है कि हम केस को किस तरह से लड़ेंगे। केस लड़ना जो है ये आप मोटे तौर पे मान लें, एक छोटी सी एग्जाम्पल के तहत, कि ये शतरंज की बिसात है। किस प्यादे को कैसे चलना है, घोड़े की चाल अगर आपको आती है सही ढंग से तो आप एक अच्छे अधिवक्ता होंगे। आपको ये पता होना है कि कौन सा कर्मकांड कब हुआ, उसका टाइमलाइन क्या है, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा केसेस रहते हैं तब आपको दिमाग में मिसिंग होता है। मिसिंग ना हो इसके लिए ये प्रिपरेशन है। इसको ऑडियो विजुअल इम्पैक्ट बोलते हैं। जब आप कोई चीज़ की कहानी सुनते हैं या कोई सिनेमा देखते हैं तो आपको बहुत दिन तक कहानी याद रह जाती है, लेकिन कोई किताब पढ़ते हैं और उसको पिक्चराइज नहीं करते हैं दिमाग में तो वो आया गया राम हो जाता है। तो वर्तमान में आप देखेंगे कि अधिकांश छात्रों के साथ ये आया राम गया राम के कारण ये सब परेशानियां होती हैं। बहरहाल हम अगर प्रैक्टिस की बात करेंगे तो प्रैक्टिस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लगन, कंटिन्यूटी। अगर आप किसी भी विषय के पीछे हैं और लगातार हैं तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। उसमें इंटेलिजेंस कम भी हो, रिमेम्बरेंस ज़्यादा नहीं हो, अगर रिटेंशन भी कम हो तब भी चलेगा। आप देखते होंगे कि मैं समाज सेवा में हूँ, आप नहीं भी हमारी बात सुनते होंगे, लेकिन मैं एक लगातार पीरियोडिकली लोगों के जीवन को उच्च स्तर पे करने के लिए अपना प्रयास करता रहता हूँ, ये मान करके कि समाज में मेरा दायित्व यही है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मैं आपको अपनी शिक्षा के बारे में बताऊं और अपना अनुभव के बारे में आपको दूं। इसके अलावा मैं जब अधिवक्ता हूं प्रोफेशनली तो हम सभी गरीबों को, सभी ज़रूरतमंद को निःशुल्क में अधिवक्ता प्रोवाइड करें। बुद्धि तो बांट ही सकता ना बिहारी,
पैसा नहीं है तो बिहारी को बुद्धि तो है, चुपचाप बुद्धि बांटते रहें। लेकिन ये बांटना भी है कि रोज दें। अगर चावल का एक कण भी, एक अन्न का एक ये भी अगर देंगे आप डेली, तो घड़ा भर जाएगा मोटे तौर पे। तो अधिवक्ता का प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर निरंतरता हो, कंटिन्यूएशन हो, कोई भी काम करें। इसमें बहुत बड़ा पोर्शन ये है जीवन में, अगर आप 8 घंटे काम करते हैं तो 1 घंटा कम से कम डेली कुछ न कुछ पढ़ने की आदत डाल लें, जो आपके प्रैक्टिस में हेल्प करेगा। चाहे वो लॉ बुक्स पढ़ें, चाहे वो सोशल कोई दूसरे बातों को जाने, या ह्यूमन बिहेवियर जाने। ह्यूमन बिहेवियर भी बहुत मायने रखता है लॉ प्रैक्टिस में। इसके साथ यदि आप निरंतरता के साथ काम करते हैं और थोड़ा सा रीडिंग हैबिट रखते हैं, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको जो कोर्ट का प्रोसीड्यूर है, ठीक, उसको आप प्रैक्टिस करें। जुबान पे आ जाएगा कि फाइल करने से लेके जजमेंट तक में ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस को दिमाग में रखें। देखिए, कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें होती है जो किताबों में आपको हमेशा उपलब्ध मिल जाएगी, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ है जिसके लिए आप सीनियर के पास जाते हैं, और शिक्षा प्रशिक्षण के दौरान आप इंटर्नशिप करते हैं किसी कंपनी में, जो कि सरकारी कॉलेज में होता नहीं है। सरकारी कॉलेज में बहुत बड़ा गैप है। इस पे हम लोगों ने लॉ मिनिस्टर से मिले भी थे हम, और लॉ मिनिस्टर को हमने लिखा भी है, और कई तरह की चीज़ हम लिखते रहते हैं। कहीं कोई गैप आता है तो हम लोग बीपी लॉ के लेटर हेड पे हम आपके डिस्ट्रिक्ट जज को भी लिखते रहते हैं। ये लिखना हमारा काम है, ध्यान देना उनका काम है, वो जब भी ध्यान दें। फिलहाल हम आपको एक ही चीज़ बताना चाह रहे हैं कि आप किसी भी सीनियर के अगर हैं तो उनकी मदद करें अपने फिजिकल एक्टिविटी के साथ, और उनसे ग्रहण करें जो वो अपना अनुभव आपको देते हैं। सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा जीवन में कि कभी भी अपने सीनियर या अपने गुरुजन या अपने पेरेंट्स, इनकी शिकायत दूसरों के सामने ना करें किसी भी स्थिति में, क्योंकि जिनसे आप सीखते हैं, प्राप्त करते हैं, उनसे तकलीफ है तो उन्हीं से बात करें, सॉल्यूशन वही देंगे। दूसरे लोग आपको भटका सकते हैं, बहला सकते हैं, फुसला सकते हैं। इसके कारण आपका जो आपकी कंटिन्यूटी है उस पर डिस्टरप्शन हो सकता है। तो यहाँ तक आप आ गए कि आप सीनियर के पास पहुँच गए हैं। सीनियर जो सिखाते हैं उसको सीखिए, टाइम मेंटेन कीजिए और मेहनत कीजिए। अब यहाँ पर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुके हैं कि यहाँ पर जूनियर्स को प्रॉपर पैसा नहीं मिलता है। जूनियर्स को प्रॉपर पैसा नहीं मिलने का एक मुख्य कारण है कि 80% एडवोकेट्स की चलती नहीं है प्रैक्टिस। ये थ्योरी पूरे मार्केट में है कि 20% लोग जो हैं 80% को कवर मार्केट शेयर लिए रहते हैं, और 80% मार्केट शेयर जो है 80% लोग जो हैं 20% मार्केट शेयर रहते हैं। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। किसी आप डॉक्टर्स में भी देख लें, 10 में 100 में 20 लोग हैं जिनका टॉप ग्रेड की प्रैक्टिस होगी, बाकी मीडियोकर्स होंगे। इसी तरह से बाकी एडवोकेट्स होते हैं। लेकिन युवा अधिवक्ता इससे कहीं ज़्यादा बढ़ के काम कर सकते हैं अगर उन्होंने समाज सेवा की शुरुआत की। अगर बचपन से नहीं किए हैं तो अब कर लीजिए। और ये हमने एक ट्रेनिंग किया था, एरिया बिजनेस प्लानिंग। वो ट्रेनिंग देने वाले जो शख्सियत थे वो ओरिजिनली चाइना से थे, लेकिन हांगकांग में निवासी थे। उनका नाम था विल वोकामा। 2007 में हमने इनसे ट्रेनिंग ली थी, और अच्छा एक्सपेंसिव ट्रेनिंग था, उसकी चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि हु इज़ योर कस्टमर। तो हु इज़ योर कस्टमर को आपने जाना, और एरिया बिजनेस प्लानिंग में उन्होंने दिया कि एकदम छोटे से एरिया में मैक्सिमम आउटपुट क्या निकालेंगे। उसी का ज्ञान को ध्यान में रख करके 2007 से आज 2025 18 साल में हमारा जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आया, और काम एकदम शांतिपूर्वक करते चले जाएं। अब अधिवक्ताओं के स्तर पे हम क्या चाहते हैं कि आप सोशल वर्क करना शुरू करें। पहला काम ये है कि जो अधिवक्ता जिस वार्ड में या जिस पंचायत में रहते हैं
एक एक घर उनके बारे में जाने कि ये अधिवक्ता महोदय हैं और इनका काम ये है। हमें एटीट्यूड नहीं दिखाना है, ध्यान रखें, हमें ज्ञान बांटना है। अधिवक्ता होने के कारण एटीट्यूड दिखाने की प्रवृत्ति नहीं रखें, ज्ञान दान देने की प्रवृत्ति रखें, आपकी पहचान बनेगी। और जितने गरीब लोग हैं, बीपीएल परिवार के लोग हैं, उनसे बीपीएल कार्ड मांग लें। जो कि गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं तो सरकार ने उनको बीपीएल कार्ड दिया हुआ है। बीपीएल कार्ड होल्डर से फीस ना लें, बाकी कोर्ट कचहरी का जो खर्चा है वो अवश्य लें, लेकिन फीस नहीं लें। और फीस लेकर नहीं लेने के बाद एक चीज़ को आप उनको ज़रूर ध्यान दिलाएं कि देखो भाई, तुम्हारा केस तो हम लड़ रहे हैं, लेकिन अगर इसी तरह का केस फिर से रिपीट करोगे, हैबिचुअल ऑफेंडर रहोगे, तो हमारे पास नहीं आना, नहीं तो दोबारा तुमको फीस लगेगी। क्योंकि हम जो फ्री में दे रहे हैं कोई भी चीज़, तो फ्री में हम उसे ऑब्लाइज कर रहे हैं और उसके चरित्र का निर्माण भी करेंगे, उसमें सुधार भी करेंगे। तो हम उनको इस बात का ताकीद दें कि हम फ्री में तुमको दोबारा इसी कर्मकांड के लिए नहीं देखना चाहते हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है कि कुछ लोगों के पास बीपीएल कार्ड नहीं है, लेकिन वो ज़रूरतमंद हैं, तो उनको आप आग्रह कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि अपने पार्षद या मुखिया जी या सरपंच या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, वार्ड मेंबर ही हो, उनसे आपके नाम पे एक पत्र लेके आ जाएं कि ये अमुक इंसान निर्धन है और इनके पास पैसा नहीं है, इसलिए आपकी फीस नहीं दे पाएगी, इनका अपना फ्री में, जैसे डॉक्टर फ्री में इलाज करते हैं वकील भी करें, लेकिन उसका एक प्रोसेस अडॉप्ट कीजिए। हम लोगों ने ये प्रोसेस अडॉप्ट किया हुआ है। ये प्रोसेस अडॉप्ट करने से दो फायदे हैं। एक तो अंतिम छोर तक हर एक आदमी को न्याय का फायदा मिलेगा और न्याय मिलेगा, और दूसरा फायदा यह है कि आप उनके संपर्क में हैं तो संभव है कि अपराध की घटनाओं में कमी आएगी और सामाजिक सुरक्षा बढ़ेगी। तो ये हर एक अधिवक्ताओं का एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हम, जैसे डॉक्टर्स कहते हैं कि आइए प्रैक्टिस करें, आइए योगा करें, आइए दौड़ें, और दौड़ भी निकालते हैं ताकि समाज हेल्दी हो। हम वकील का जिम्मेदारी है कि समाज सुरक्षित हो। तो सामाजिक सुरक्षा का मूल जिम्मेदारी हम अधिवक्ताओं पे है या कानूनी सलाहकार पे है। तो इस कार्य को जरूर करें। जो लोग पैसे देने में सक्षम हैं उसमें आप जो कंसल्टेंसी फीस भी रखें। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उनको निःशुल्क में सलाह देते रहें। जो सक्षम है उनको पैसा देना चाहिए। हमारे यहाँ भी 500 रुपया से लेके 2000 रुपया कंसल्टेंसी फीस है। ठीक, इस समय पे डिफरेंस आता है। अगर आपसे हमने 5-10 मिनट बात की और तो मिनिमम 500 रुपया लगता है। यदि बातचीत थोड़ी लंबी रही तो 2000 रुपया लगता है। यदि मान लीजिए सिविल केसेस हैं या कोई भी केस को पढ़ना है, समझना है, बहुत सारा डॉक्यूमेंट होता है, तो इसमें हम 5000 से लेके 25000 तक भी लेते हैं डॉक्यूमेंट पढ़ने के लिए। बहुत सारा चीज़ होता है, उस पर रिसर्च होता है, दिमाग लगाते हैं क्या होगा, कैसे होगा, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। तो जो सक्षम है उनसे फीस लीजिए। जितना काबिलियत आप में है उतनी काबिलियत के साथ फीस लीजिए। केस फाइल करने के लिए हम लोग सिविल कोर्ट में 30,000 लेते हैं, हाई कोर्ट में 50,000 लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट में 75,000 लेते हैं। ये कंसल्टेंसी फीस है। इसके बाद और सारी खर्चा उनको लगेगा। इन चीज़ों को ध्यान रखें आप लोग। गरीबों को निःशुल्क, ज़रूरतमंद को निःशुल्क, और पैसे वाले से पैसा लेना है। और सभी तरह के कार्यों को थोड़ा थोड़ा समझें। झूठ नहीं बोलना है, बरगलाना नहीं है, फंसाना नहीं है, और इसके अलावा सहायता करना है। इन सब बातों को ध्यान रख के युवा अधिवक्ता, जो लोग बड़े हैं, हमसे भी बड़े हैं और अनुभव में भी बड़े हैं, ठीक, उनसे हम सीखते हैं। लेकिन हमारे पास जो था वो हमने आपको दिया। युवा अधिवक्ताओं को ध्यान रखना है कि हम लोग क्या और कैसे करें। ध्यान रखें कि जब लोग आपको जानेंगे, आपकी अच्छाई को जानेंगे, तो आपके ऑफिस में आ जाएंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखें कि अधिवक्ता आपस में मिल करके
एक साथ जुड़ करके फर्म बना के काम करिए। जैसे हम लोग पहले फर्म था, फिर हमारा पुत्र एस.जे. वेदांत है ना, फिर हम लोगों ने एक कंपनी फॉर्मेशन किया जब हमारा बेटा बड़ा हुआ। तो इस तरह से फर्म बना के काम करिए। हमारी जो बीपी लॉ LLP फर्म है, जिसका भागलपुर में रजिस्टर्ड ऑफिस है, फिर हमारे पास पटना में ऑफिस है, फिर दिल्ली में ऑफिस है, अभी हम लोग नोएडा में भी एक ऑफिस करने का प्रयास कर रहे हैं और छोटे छोटे जगहों पर, रांची में एक ऑफिस खोला हमने। इस तरह से पूरे देश में और प्रदेश में आप कार्य को कर सकते हैं। लेकिन जब टीम संगठित होगा, एक जगह बैठेंगे, एक जगह दिमाग लगाएंगे तो कार्य ज़्यादा होगा। आप ध्यान रखें, युवा हैं, बीपी लॉ से जुड़े। हाँ, एक बात और, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में हम लोग हेल्प कर रहे हैं बीपी लॉ एजुकेशन से, और आने वाले समय में हम लोग जगह देख रहे हैं जहाँ पे हम आपकी जुडिशरी की तैयारी भी कराएंगे। और ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन या जुडिशरी की तैयारी ऑनलाइन ऑफलाइन जो कराएंगे वो पूर्णतः आपके लिए निःशुल्क होगा। ध्यान दें, ज्ञान बांटें, धन आएगा। धन्यवाद।